गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 16 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, अपना पेन को। ओके, 16 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जुड़ना कैसे है। देखिए, ये जो पीडीएफ है उसके लिए आपको जो है ना 499 का पे करना होगा और स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया पेमेंट करने के बाद। आप क्या करोगे ना, हमारा जो वीडियो होता है ना उसके नीचे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे उसका मीडिया फाइल में उस ग्रुप का, तो वहाँ पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखेगा, मतलब क्यूआर कोड दिखेगा। उसमें पेमेंट करने के बाद शेयर कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। अगर बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि जनसत्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हम प्रूफ दिखाएंगे आज। ठीक है, कल भी मैंने दिखाया था कि जो यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन है, जो 2-3 दिन पहले हुआ था, 3-4 दिन पहले, सारे क्वेश्चन आपकी जनसत्ता से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है ना, फटाफट करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लेट हो जाता है, अपलोड होते होते 2 बज जाते हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली एनसीआर में अभी दिल्ली न्यूज में चल रहा है कि वहाँ पे जो ग्रीन पटाखे होते हैं ना, वो पहले प्रतिबंध था। आप किसी भी प्रकार का पटाखे का इस्तेमाल नहीं करोगे। कहाँ? दिल्ली में। क्यों? वायु प्रदूषण के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि एयर पॉल्यूशन दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि वो भारत का कैपिटल भी है। अगर हमारी कैपिटल ही अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो हमारा जो छवि है वैश्विक लेवल पे, उसमें नकारात्मक असर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे, कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं, ग्रीन क्रैकर, उसका जो है ना संतुलित उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अब दिल्ली में। पहले पूरी तरह से प्रतिबंध था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो धार्मिक भावना है, जो लोगों का सम्मान है, क्योंकि दिवाली जो है ना, फेस्टिवल आपको पता है ना, भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो संतुलित जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण के साथ कोई ऐसा समझौता ना हो जाए जो पर्यावरण को नुकसान करे, इसलिए जो है ना लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछता है मेंस में, ये देखिए, ये वाला, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण के मुख्य कारण और उसके प्रभाव। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको बता दिए हैं। यूपीपीसीएस दिल्ली में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखिएगा तो वायु प्रदूषण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। और जो खबर न्यूज में रहता है उससे तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको लिखना कैसे है आंसर को, देखिए, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसका मुख्य कारण में जो वाहन होते हैं उससे निकलने वाला धुआं, जो निर्माण कार्य होते हैं, जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, उससे भी धूल वगैरह या डस्ट वगैरह देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे पराली जलाने, ये भी न्यूज में चल रहा है अभी पराली को लेकर। ठीक है, आप देखोगे हरियाणा और उधर पंजाब वाले इलाके में जो पराली जलाते हैं तो धुआं जो है ना दिल्ली तरफ आ जाता है। फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके कारण जो है ना एयर पॉल्यूशन होता है। फिर इसका परिणाम क्या होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे आंखों में जलन, फिर देखोगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाता है, बुजुर्गों के लिए तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब परिणाम है देखने को मिलता है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए एवेनॉर्ड, ग्रैप और बहुत सारे जो है ना प्रबंधन नीतियों को लागू किया है। बस यही लिखना है आपको, कोई बड़ा चीज नहीं लिखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है, जिससे आपको पेपर पढ़ने में और पेपर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने में आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपको इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको कमेंट करना होगा और आपको दिखाना होगा कि आप लोग सीरियस है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तभी हम उस पर पहल करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि आज ही पहल करना चाहिए तो मैं आज ही कर दूंगा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगेगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए, चाहे दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसमें जितने भी जज वगैरह होते हैं ना, जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, ये सब कौन देखता है? कॉलेजियम सिस्टम देखता है। और हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपका बीपीएससी 71 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कॉलेजियम क्या है और यह आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपना विचार व्यक्त करें। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 70 में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करती है, और ये इसका आलोचना क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ 1 महीना पहले ये टॉपिक बहुत ज्यादा चला था, ठीक है, बहुत ज्यादा चला था, इस कारण से पूछ लिया था ये वाला। तो अब आइए यहाँ पे, भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है वो क्या है, इसकी संरचना बताएं, इसकी कार्य प्रणाली बताएं और इसका इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने में ना, अगर हम लोग करके जाते हैं तो एग्जाम हॉल में कैसे भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी एंगल से पूछे, आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये होता है फायदा न्यूज़पेपर का। और जो ये आंसर अवेलेबल करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यकीन मानिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मेंस का प्रिपरेशन हो रहा है और आप एक मजबूत विद्यार्थी के रूप में उभर रहे हैं। ये उनके लिए फायदा होगा जो नए नए तैयारी में जुड़ रहे हैं, या जो वर्किंग प्रोफेशनल में है, या काफी दिनों से लगे हैं लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा, उनको बहुत हेल्प करेगा। चलिए देखिए, कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है, तो हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है या ट्रांसफर होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, आप प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये संविधान में इसका मेंशन है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं है मेंशन। इसको जो है ना, जुडिशियल जो डिसीजन होते हैं उसके आधार पर इसको बनाया गया है। और भी जुडिशरी से क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है, ये पावर किसको दिया गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आप समझ रहे हैं ना, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लिया है। और महाभियोग प्रक्रिया, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है? तो अगर इनको हटाना होगा जजेस को, अभी आपने देखा था ना, दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उनको हटाने की बात चल रहा था, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे नोट मिले थे, नकदी मिले थे, कैश मिले थे, आपने देखा था ना। तो इस कारण से जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी स्ट्रक्चर का, संरचना में, तो आपको बता दें, यहाँ पे 4 वरिष्ठ जो है ना जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो, और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो 2 जो है ना सीनियर जज होते हैं, किसमें? हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में। कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो ये नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले देखते हैं जजेस का। अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या महत्व है इसका, तो ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, किसका? न्यायपालिका का। कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकता है, न्याय जो निष्पक्षता है उसको बढ़ावा देता है, और लेकिन आलोचना में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव के कारण जो है ना, इसका आलोचना किया जाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिंपल तरीके से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप 1000 टॉपिक जो पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 500 टॉपिक को है ना, आप 20 बार पढ़ लो, वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेड चीज को पढ़ाया जाता है ताकि आपके एग्जाम के अलावा जो जो रिलेवेंट है ना, उसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एडिटोरियल पेज का है, हो सके तो आपको ये चीज क्लियर ना दिखे, लेकिन अगर आप पीडीएफ से जुड़ते हैं ना, तो सारे जो हाईलाइट वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। आइए आपको पहले बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है। अभी सरकार जो है ना, सरकार ने आर्थिक सुधार कर रहा है, सरकार जो है ना आर्थिक रिफॉर्म, जैसे कि जीएसटी में, जीएसटी जो रेट है उसमें कमी हो रहा है, कमी किया जा रहा है, ठीक है। और जो कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का, वो बढ़ा रहा है सरकार, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। क्योंकि अभी 50% का टैरिफ लगाया और विश्व पे जो अस्थिरता देखने को मिल रहा है, इससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, वो प्रभावित हुआ है। हमारे जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ, हमारा जो ट्रेड है वो इफेक्ट हो रहा है, भारत अमेरिका का जो रिलेशन है वो इफेक्ट पड़ रहा है, और भारत के अलावा जो अन्य देश के साथ जो संबंध है भारत का, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाए। भारत जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी जो क्वालिटी है
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इन्वेस्ट करें हमारी इकोनॉमी में, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको बताएंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने जीएसटी में जो है ना रेट को कम किया है ताकि हमारी इकोनॉमी जो है आत्मनिर्भर बने। फिर यहाँ पर देखिए कि इसका जो घरेलू जो खपत है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन आपने देखा ना जैसे आईफोन 17 को लेकर किस तरह जो है ग्राहकों में वो उत्सुकता देखने को मिला, क्योंकि वो तो विदेशी प्रोडक्ट है, लेकिन जो उसका क्वालिटी है क्या भारत उस प्रकार का मेंटेन कर पाएगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। भारत का निर्यात घटा है, समझ रहे ना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मेंस में कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। देखिए कि भारतीय जो घरेलू बाजार के समक्ष वर्तमान में क्या आर्थिक चुनौती है। तो हमने क्या बताया अभी कि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हमारी इकोनॉमी में। जो हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी को मेंटेन कर पाएगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ये दो हो गया जो पेपर में लिखा हुआ था। और आप ये देखिए जो आपके क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछे गए हैं आप, कि भारतीय घरेलू बाजार है ना 2025 में कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे मांग में असमानता, बेरोजगारी, ग्रामीण आय में ठहराव, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधा, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र में जो वित्तीय जो महत्व है उसका कमी। फिर देखिए वैश्विक मंदी, भू राजनीतिक जो रसिया यूक्रेन जो तनाव, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, हम लोग इंपोर्ट पे निर्भर हैं, जो अपने क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब आर्थिक चुनौती है, समझ रहे हैं, ये सब क्या है इकोनॉमिक चैलेंजेस है। और बस इतना अगर आप ध्यान में रख लिए तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए बिहार में हो रहा है इलेक्शन, क्या हो रहा है स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, स्टेट इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो चुनाव आयोग है उसके सामने क्या चैलेंजेस है, ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछेगा। क्योंकि बिहार का इलेक्शन होता है ना तो काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम का वर्चस्व है। तो कास्ट फ्री हो, जो भी मतदाता है वो विकास के मुद्दे पर को ध्यान में रखकर जो वोट करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन बिहार में इस तरह का जो है ना देखने को मिलता है कि हमारी जाति का अगर लोग खड़े हैं, चाहे वो विकास का काम करे या ना करे, हम वोट उसी को देंगे। तो ये जो है ना हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है या लोकतंत्र है उसके लिए सही नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे पहले देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान में रखिए। इलेक्शन कमीशन क्या संवैधानिक संस्था है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जवाब हो जाएगा हाँ, 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा किया हुआ है। आपको बता दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया। और बताएं आपको और क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उसमें हाल में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। जैसे आप देखोगे कि वीवीपैट को लागू किया गया है, जो चुनाव पत्र होता है हमारा, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें फोटो वाला जो है प्रोविजन जोड़ा गया। फिर आप देखोगे कि नोटा का प्रोविजन जोड़ा गया। ये सब मेंस में पूछता है कि सरकार ने मतलब इलेक्शन कमीशन जो है क्या क्या रिफॉर्म किया गया है। तो आप इस तरह की बातें को लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारा उसके सामने क्या चैलेंजेस है उस पर आपको चर्चा करना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे एक एक करके देखते हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिए। ओके, तो आइए यहाँ पे। तो हमारा जो बिहार है, ठीक है, जब वहां पे इलेक्शन होता है तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन उनके सामने क्या चैलेंजेस है कि धन बल का प्रयोग ना हो, मतलब पैसा का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक लिमिट है ना, आपको इतना जो है इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। नहीं तो जो गरीब हैं जिनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है तो वो लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। मान लीजिए उनको इलेक्शन लड़ना है और उनके पास धन नहीं है तो वो लोग पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे। तो धन बल का जो है प्रयोग सीमित हो, ये हो गया। फिर जो मुफ्त उपहार, लोग जो है ना वोट को प्रभावित करने के लिए
कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपको साड़ी देंगे, हम आपको बैग देंगे, आपको साइकिल देंगे। इस तरह की जो लालच है, मुफ्त उपहार है, उससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आप देख रहे हो ना कि बिहार में आए दिन आपने देखा होगा कि शराब का जो तस्करी कर रहे हैं, वो लोग पकड़ा जा रहे हैं। तो बिहार में जो शराब को रोकना, तस्करी को रोकना, एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है बिहार इलेक्शन कमीशन के सामने। तो जितने भी विभाग हैं, सबको नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आइए क्वेश्चन देखिए, मेंस में ऐसे पूछेगा आपसे, और इस बार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू दीजिएगा ना 70 वाला, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, तो दो तीन आपको पता होना चाहिए कम से कम, कि बिहार में जो स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने ये सब चैलेंजेस है। धनबल का, बाहुबल का प्रभाव, फर्जी मतदाता, आपने देखा ना, एसआईआर, जातीय ध्रुवीकरण, आचार संहिता का सही से पालन हो, डिजिटल प्रचार, और डीप फेक, एआई का इस्तेमाल कहीं लोग भ्रम फैलाने के लिए ना कर दे। समझ रहे ना? तो ये सब चैलेंजेस है, और ये सब आर्टिकल जो है ना आपकी न्यूज में दिया हुआ है, इसलिए हम उसको जो है ना एनालिसिस कर रहे हैं, और सारे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे व्यापार घाटा को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यापार घाटा से क्या समझते हैं। डेफिनेशन दे दिया था ABCD करके, उसमें सेलेक्ट करना था। ये हाल की क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले पूछा गया था, और उसके बाद कमीशन ने भी कई बार पूछा है। और हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि स्क्रीनशॉट आपको दिखाएं, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं व्यापार घाटा को लेकर। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे व्यापार घाटा। याद रखिएगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? व्यापार घाटा। बस इतना ही याद रखिए। तो भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, और हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? सोना करते हैं, उर्वरक करते हैं, चांदी वगैरह क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी धनतेरस आने वाला है कुछ दिन बाद, 2 दिन के बाद। आप देख रहे हैं ना सोना कितना खरीदा जाएगा भारत में। ठीक है, चलिए, इनका आर्टिकल आपको पता है ना, सोनम वांगचुक इनकी वाइफ है। ठीक है, और ये जलवायु कार्यकर्ता है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। पूरा का पूरा कहानी है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है ये वाला, कि लद्दाख में जो हिंसा हुआ है, उनका डिमांड क्या है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, साथ ही 6th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, कल भी आपको प्रूफ के तौर पर दिखाए थे। ये देखिए, यूपीपीसीएस आरओ में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस, ठीक है, 2025 का में आरओ में पूछा गया है, आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, एएसओ में पूछा है। ठीक है, सारे एग्जाम में जो है ना ये वाला मैचिंग करने के फॉर्म में पूछ लेता है। 12 को शेड्यूल है, 12 भी याद रखिएगा आप, स्पेशली 8 शेड्यूल वाला। अभी आपको बता दें कि भोजपुरी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो तो नहीं ना है, लेकिन भोजपुरी को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के लिए जो है ना डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखो झारखंड का एक हो लैंग्वेज है, हो लैंग्वेज, ठीक है, इसको भी डिमांड किया जा रहा है। और ये डिमांड असम सरकार, मतलब असम के लोग जो उठा रहे हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग उठा रहे हैं, कि इसको भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया जाए। तो आप लोग न्यूज़ में बने रहिए, मजा आएगा पढ़ के। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है, भारत इसका 7वीं बार इलेक्टेड हुआ है। कुल मिलाकर बताया आपको ना, तो ये 3 साल का कार्यकाल रहेगा भारत का। इसमें कुल 47 सदस्य हैं। भारत इससे पहले भी इसका जो है ना अध्यक्षता संभाल चुका है, ध्यान रखिएगा। ये है सुल्तान जोहर कप, किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखो कि उत्तराखंड पीसीएस हुआ था कुछ महीना पहले, उसमें ये लोग क्वेश्चन पूछ लिया टॉप्स के बारे में। और ये क्वेश्चन बहुत बार, ये टॉपिक जो है बहुत न्यूज में आया था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये जो जो प्लेयर होते हैं ना, जिनमें संभावना है कि ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, और उनको जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुख सुविधाएं, जो भी खेल परीक्षण से जुड़ा हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आपने नीरज चोपड़ा जी को जानते ही हैं, हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों लेकर आए हुए, उनको भी ये फैसिलिटी दिया गया था। अब आइए मैप में, मैप का सेक्शन में आज अफगानिस्तान कहाँ गया, ये वाला। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, इस कारण से इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। यूपी पीसीएस ने भी यहाँ से पूछा है, झारखंड पीसीएस ने भी पूछा है,
यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पूछा है, ठीक है, कि अफगानिस्तान जो है ना किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ईरान, पाकिस्तान, भारत। ये देखिए अपना जो भारत है ना, ये देखिए ये वाला भारत जो पीओके, जिसने पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा हुआ है, वहां से बाउंड्री साझा होता है। 3 हो गया। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? चाइना, चाइना करता है क्या? चाइना करता है। तो ये सब कंट्री को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ब्राजील के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आपका यूपीपीसीएस ने पूछ लिया कि यहाँ पर जो वर्षा वन है इस क्षेत्र को, उसको बोला जाता है सेल्वा। याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में ये रिपीट करेगा अभी। 72 बीपीसी 72 को अगर फोकस कर रहे हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और गाजा वाला तो हम लोग देखवे किए हैं, इसको आप समझ ही रहे हैं कि मेडिटेरियन सी किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है। ये जो सीरिया है ना, या और मेडिटेरियन सी, ये लोग सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो ये तमाम फैक्ट पीडीएफ के बारे में आपको फिर से बता दें कि आपको मिलेगा कैसे। हमारा वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो उसमें कमेंट में आप जाके देखिएगा, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। उसको जैसे ज्वाइन होइएगा ना, तो उस ग्रुप में आपको जो है ना पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, मतलब पेमेंट वाला क्यूआर कोड। उसमें जाके आप पेमेंट कीजिएगा और उसी ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा, आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ का फायदा क्या होगा कि आपको कम समय में रिवीजन, जो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं उसको आप देखिएगा, क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेली 3 से 4 क्वेश्चन अगर मेंस वाला देख लेते हैं ना, तो आपका मेंस यकीन मानिए बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी ऊर्जा के साथ। और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए जो है ना वो मूल्यवान चीज़ है, जिससे हम उसमें सुधार करेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो बिल्कुल करेंगे। ये वीडियो जो है ना बिल्कुल फ्री है और आपको जरूरत नहीं है कि पीडीएफ खरीदे, ठीक है। अगर आप वीडियो से ही नोट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पीडीएफ जो है ना उनके लिए ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसको हम लोग वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।